हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात करते हैं ह्यूमन रेसेस अर्थात मानव प्रजातियों पर कि मानव प्रजाति क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं और इनके विकास के पीछे क्या भूमिका रही है। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो जब हम कहीं पर खड़े हुए होते हैं तो यदि हमारे सामने यदि कोई यूरोपियन व्यक्ति हमारे सामने नजर आ जाता है तो हम उसको देखते ही ये पहचान जाते हैं कि ये हमारे यहाँ का नहीं है। या इसी प्रकार से अफ्रीका में निवास करने वाला कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो भी हम उसके बारे में आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का निवासी नहीं है। ऐसा हम किस कारण कर पा रहे हैं? ऐसा हम उसकी जो बाहरी बनावट है, शारीरिक जो बनावट है, उसके आधार पर कर रहे हैं। तो ये जो शारीरिक बनावट के आधार पर ही जो विभिन्न मानव जो समुदाय है, इसको हमने विभिन्न प्रजातियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। आज हम उसी विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और वो है हमारा ह्यूमन रेसेस अर्थात मानव प्रजाति पर। यदि हम बात कहें तो सबसे पहले हम ये जानना है कि मानव प्रजातियां क्या है। यदि हम कहें तो धरातल के विभिन्न भागों के अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं, इनकी जैविक और शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इन जैविक विशेषताओं के आधार पर ही मानव समूहों को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया है। ये जो जैविक विशेषताएं अर्थात शारीरिक लक्षण हैं, इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही मनुष्य को अलग अलग प्रजातियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। ये जो शारीरिक लक्षण हैं, ये मानव समूहों में जिन्स के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी के अंदर ये लगातार हस्तांतरित होते रहते हैं। सामान्य रूप में प्रजाति का अर्थ मनुष्य की जीव वैज्ञानिक बनावट से है। इस जीव वैज्ञानिक बनावट के अंतर्गत मानव की ऊंचाई अर्थात उसकी लंबाई, सिर का आकार, नाक का आकार, होठ की बनावट और बालों की संरचना को सम्मिलित किया जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रजाति के अंतर्गत हम मनुष्य की जीव वैज्ञानिक बनावट से लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य की ऊंचाई अर्थात लंबाई, उसके सिर का आकार, नाक का आकार, होठ की बनावट और बालों की संरचना, इनको हम सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, नेक्स्ट जो आती है बात, वो हेडन ने, विभिन्न विद्वानों ने इसको प्रजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो इसमें हम बात करें तो हेडन ने बताया कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है। वर्ग विशेष का अर्थ यहाँ पर जाति विशेष नहीं है, यहाँ पर जीव वैज्ञानिक बनावट के रूप में जो एक वर्ग विशेष है उसके लोगों को प्रदर्शित करता है, जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपी हों और यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है, जिसे हम आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार ब्लाश ने प्रजाति की व्याख्या किस प्रकार की कि मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लाश ने एक बिल्कुल अलग रूप में प्रजाति को परिभाषित किया है कि मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि समान शारीरिक और आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है, अर्थात जिनकी शारीरिक लक्षण हमें जीव वैज्ञानिक बनावट हमें सामान्य रूप में एक समान दिखाई दे जाती है, उसे हम एक प्रजाति विशेष के रूप में शामिल कर सकते हैं और दूसरे प्रकार की जो जीव वैज्ञानिक बनावट का जो समुदाय है उसको हम दूसरी प्रजाति विशेष के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। अर्थात यह प्रजाति जो है वह समान शारीरिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों का समुदाय होता है, उसे ही हम प्रजाति कहेंगे। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रजाति का अर्थ क्या होगा कि समान शारीरिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों का जो समुदाय है उसे हम प्रजाति के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम बात करें कि अब प्रजाति के अंदर हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात वो ये है कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है।
इस जैविक अवधारणा का धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा इनसे कोई संबंध नहीं होता है। प्रजाति जो है वो एक जैविक अवधारणा है। इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा इससे कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी एक अलग विशेषताएं, शारीरिक लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से अलग किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक प्रजाति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपने कुछ शारीरिक लक्षण हैं, जिनके आधार पर उसे दूसरी प्रजाति से अलग किया जा सकता है। प्रजाति के ये जो लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक ही है। उनमें केवल बाह्य परिवर्तन, वो त्वचा के रूप में हो, रंग के रूप में हो, बालों के रूप में हो, नाक के रूप में हो, आंख के रूप में हो, आदि में हुए हैं। तो विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूल रूप से तो एक है, लेकिन उनमें जब हम क्षेत्र विशेष के अनुसार देखते हैं तो उनमें हमें बाह्य परिवर्तन दिखाई देता है। वो त्वचा के रूप में, रंग के रूप में, बाल के रूप में, नाक के और आंख के रूप में हमें दिखाई देता है। इंटरनली स्ट्रक्चर जो है वो सभी प्रजातियों का सेम है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसके अंतर्गत हमें डिफरेंस दिखाई देता है, और प्रजाति के पीछे उस एक्सटर्नल जो डिफरेंस है उसको वेटेज दिया गया है, और उसी के आधार पर यह कहा गया है कि जो परिवर्तन हुए हैं उन प्रजातियों के अंतर्गत उनकी अपनी एक शारीरिक विशेषताएं, अपने एक शारीरिक लक्षण होते हैं जो कि दूसरों से भिन्न होते हैं, उसे एक प्रजाति के रूप में माना जाता है। अब बात आती है मानव प्रजातियों के विकास के कारक क्या क्या रहे होंगे, किस रूप में विकास के ये कारक रहे होंगे, इनमें हम बात करते हैं। सबसे पहला कारक आता है वो है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों का जो उद्भव और विकास हुआ है उसका एक प्रमुख कारण जलवायु। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में जाने पर जलवायु के बदलते हुए कारकों के प्रभाव से मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण से नवीन प्रजातियों का विकास होता है। जलवायु का जो मुख्य प्रभाव है वो हमें त्वचा के रंग पर दिखाई देता है। उष्ण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग काला हो जाता है, वहीं ठंडी जलवायु के निवासियों का जो रंग है, त्वचा का रंग, वो सफेद हो जाता है। ये जो परिवर्तन हुआ है त्वचा के रंग में, इसके साथ साथ मनुष्य के जो जीवाणुओं के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि उसका प्रभाव धीरे धीरे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर, भविष्य में जो संतति है अर्थात आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी हमें दिखाई देता है। इससे रंग के साथ साथ चेहरे की बनावट भी परिवर्तित होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेशों के अंदर चला जाता है तो एक लंबे समय के बाद में वहां के उसके अंदर जो परिवर्तन आना प्रारंभ होंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हुए, विकसित होते हुए 3 या 4 पीढ़ी के बाद में वो मूल रूप से वही के लक्षण जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण से भी मानव प्रजातियों के अंदर हमें बाह्य परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरा बिंदु आता है वो है ग्रंथिरस का प्रभाव अर्थात हार्मोन्स का। हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां हैं, चाहे वो पीयूष ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, एड्रिनल ग्रंथि हो, इन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं। ये जो रस होते हैं ये मानव की जो शारीरिक संरचना है उसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इन ग्रंथियों के अंदर जलवायु और भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण होता है, जिसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? जलवायु तथा भौतिक कारकों की। अब ये जो विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, इनका प्रभाव शारीरिक गठन पर पड़ता है। अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हमें इफेक्टिव दिखाई देते हैं। जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो है वो लंबाई को प्रभावित करती है, वहीं एड्रिनल ग्रंथि जो है वो त्वचा के रंग को प्रभावित करती है। जिस जलवायु के अंदर जो ग्रंथि अधिक क्रियाशील रहती है उसी के अनुरूप क्षेत्र विशेष में प्रजातियों के लक्षणों के अंदर हमें परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं, जिसके कारण से एक नई प्रकार की प्रजाति का विकास होने लगता है। इसी प्रकार से तीसरा जो कारण है वो है जैविक परिवर्तन।
मानव प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, जिनसे कि शारीरिक संरचना निर्धारित होती है। लेकिन जब प्रजातियों का जो एक समुदाय है वो स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, तो वहां के वातावरण से समायोजन करने के कारण से या तो उसे वहां क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन का अर्थ क्या हो गया, दो रूपों में, या तो वो अनुकूलन होगा या रूपांतरण होगा। तो वो जो समायोजन करेगा उस बदलती हुई परिस्थितियों में, उसके कारण से उसके खुद के स्वयं के जैविक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जब जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो जिसके प्रभाव से आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंदर पहले वाली पीढ़ी की तुलना में कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये प्रवास, इस प्रकार का स्थानांतरण, एक समुदाय दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत चला जाता है, दूसरे परिवेश में चला जाता है, तो ये जो दीर्घकालीन प्रवास होता है इसके कारण से शारीरिक लक्षणों में हमें परिवर्तन दिखलाई देता है। चौथा बिंदु आता है वो है जातीय मिश्रण। जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के क्षेत्र में स्थानांतरित होती है, चली जाती है, तो वहां पर विभिन्न प्रजातियों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। जब विभिन्न प्रजातियों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो जिससे नवीन प्रजाति का भी विकास होता है, क्योंकि उसमें उन दोनों प्रजातियों के लक्षण जो हैं वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि चाहे वो जलवायु का प्रभाव हो, चाहे वो हार्मोन्स का प्रभाव हो, या जैविक परिवर्तन हो, या जातीय मिश्रण हो, इनके कारण से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास हुआ है। अब ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के विकास के साथ साथ अब इन्हें कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में हम अब अपनी अगली क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन प्रजातियों को किन किन भागों में बांट करके हम उनका अध्ययन करते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।